ये कैसे क्या हुआ? बेटर है कि आप अपना सलमान भाई से पूछें। अनीस बाज़मी का क्या कहना है ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप जरा 9 मार्च 2011 की मीडिया की सबसे बड़ी खबर पर अपनी नजर एक बार फिर से दौड़ा लीजिए। रेडी फॉर बिग फाइट। जी हाँ, मीडिया की सबसे हॉट न्यूज यही थी कि रेडी के सेट पर अनीस बाज़मी और सलमान के बीच किसी बात को लेकर जमकर हुई लड़ाई, और बात इतनी बढ़ गई कि अनीस शूटिंग को बीच में छोड़कर इंडिया वापस आ गए। इस खबर में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए जूम पहुंचा सीधा अनीस बाज़मी के पास और पूछा कि क्या ये खबर सच्ची है। सच्चाई कुछ भी नहीं है, एंड उसके बाद ये क्या बदमाशी हुई है, क्या हुआ है, कुछ भी अंदाजा नहीं। आपको अंदाजा नहीं कि ये क्या बदमाशी हुई, लेकिन कहीं ये बदमाशी आपकी फिल्म को प्रमोट करने के लिए तो नहीं की गई ताकि फिल्म को पब्लिसिटी मिले, चाहे नेगेटिव पब्लिसिटी ही क्यों ना हो, फिल्म एटलीस्ट न्यूज में तो रहेगी। न्यूज आती रहने चाहिए, आई डोंट नो, लेकिन मुझे लगता है कि खैर अपना मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि जो भी न्यूज़ आए वो पॉजिटिव आए। मेरे और सलमान भाई के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं, इतना मैं बता सकता हूँ। अगर आपके और सलमान के रिश्ते इतने ही ज्यादा अच्छे थे तो आप शूटिंग को बीच में ही छोड़कर क्यों आ गए? क्योंकि अभी तो फिल्म की लास्ट गाने की शूटिंग बाकी थी। तो वो पहले से जानने के वक्त से पहले ही ये क्लियर था कि भाई लास्ट जो हम लोग ने इसीलिए टॉकी पोर्शन पहले किया, फिर एक्शन वगैरह सारा काम खत्म किया और ये क्लियर था कि लास्ट जो गाना करेंगे उसमें मैं नहीं रहूंगा, इसलिए कि यहाँ पे मेरा पूरा चल रहा है काम अपना मिक्सिंग वगैरह का। डायरेक्टर साहब, बिना आग के धुआं नहीं उठता। अगर सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड था तो लड़ाई की खबर सामने कैसे आई? कुछ तो जरूर हुआ होगा आपके और सलमान के बीच। बेटर है कि आप अपना सलमान भाई से पूछें। सलमान से तो हम पूछ ही लेंगे, लेकिन हाँ, आपको जाते जाते एक बार जरूर बता देते हैं कि बॉलीवुड का रंग आप पर भी चढ़ चुका है। आप भी जान गए हैं कि पहले कैसे आग की तरह खबर फैलाई जाती है, फिर रूमर्स का नाम देकर बुझा दी जाती है। कहना गलत ना होगा, फिल्म के बाद पब्लिसिटी के लिए भी आपने स्क्रिप्ट रेडी कर रखी है। नहीं। और अब प्लैनेट बॉलीवुड पर अब तक की हर कंट्रोवर्सी का जवाब देने के लिए खुद आ गई हैं करीना कपूर। But not from my side. I think the only thing I've actually ever said was about the whole accent thing on Coffee with Karan, which was like a joke because I thought that she was, I mean, it was something like more like tongue-in-cheek and fun. I didn't think that she would, make it such a big deal. But since it did say, and she went on to say a few things, but I think it's each to its own because I want to maintain a silence about it and I have no issues from my side. Nowhere. I'd probably be like really happy watching TV. I've been, in fact, saying this from a long time. Yeah, I think we have our Shah Rukh is the answer, I think, to Tom Cruise. I think he's, for me, he's bigger than Tom Cruise. When I met him the first time at Yash Raj, he was so excited, he was like a child. And suddenly I felt like so embarrassed. I think that's the only time that I got really embarrassed in the last 5 years. Because he was jumping and he was like, I can't believe I've finally seen you. And I was like, oh my God, shh. कल तक जिन शाहिद कपूर के पास प्रियंका चोपड़ा के लिए वक्त नहीं था, आज वही शाहिद प्रियंका को भेज रहे हैं SMS, ये कहने के लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। मुंबई के टैबलॉइड की बड़ी खबर, प्लीज फॉरगिव मी। कुछ इसी तरह का SMS शाहिद कपूर बार बार भेज रहे हैं, लेकिन प्रियंका नहीं दे रही हैं एक भी SMS का जवाब। जी हाँ, डेली की माने तो प्रियंका चोपड़ा के इंडिया आने के बाद से शाहिद प्रियंका को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए कभी आई मिस यू तो कभी प्लीज फॉरगिव मी का SMS भी लिख रहे हैं। अब सवाल ये है कि प्रियंका शाहिद की किस बात से नाराज हैं? इसका जवाब भी हम आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल फिल्म सात खून माफ के फ्लॉप हो जाने के बाद प्रियंका चोपड़ा बिल्कुल अकेली हो गई थी। उन्हें शाहिद का सहारा चाहिए था, लेकिन शाहिद ने अपनी शूटिंग को प्रेफरेंस दी। और इतना ही नहीं, सुनने में तो ये भी आया है कि उस वक्त कंटोनमेंट एरिया में शूटिंग होने की वजह से शाहिद प्रियंका का फोन भी नहीं उठाते थे। और अब वही शाहिद SMS करने पर लगे हैं, लेकिन प्रियंका चोपड़ा कोई जवाब नहीं दे रही। वैसे सुनने में तो ये भी आया है कि प्रियंका की नाराजगी की वजह है शाहिद की गेस्ट लिस्ट भी, जिसमें शाहिद ने करीना और दीपिका को भी बुलाया था। और बस इसी बात से प्रियंका नहीं आई और भेज दिया सिर्फ एक हेलमेट।
सर पर मारने के लिए। हेलमेट गिफ्ट किया और उसके बाद सर में मारना भी हुआ। वो हेलमेट गिफ्ट किया और उसके बाद सर में मारना भी हुआ। अब प्रियंका हेलमेट से मारेंगी या फिर नहीं, ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, प्रियंका ने अब एसएमएस का कोई भी जवाब न देकर शाहिद को ऐसा सबक सिखाया है जिसे वो हमेशा याद रखेंगे। रणबीर कपूर ने कहा था कि जो ब्रांड्स मेरे लायक नहीं है वो इमरान को पास कर दिए जाएं, और अब इस बयान पर इमरान का आया है जवाब। Ranbir has his stardom, I have mine. यही है इमरान खान का जवाब रणबीर कपूर की उस बात के लिए जो रणबीर ने 3 मार्च 2011 को मुंबई के एक डेली के इंटरव्यू में कही थी। रणबीर ने कहा था कि जो ब्रांड्स मेरे लिए नहीं है उसे इमरान को पास कर दिया जाए, और ये खबर मीडिया के गॉसिप बाजारों में आग की तरह फैल गई। ऐसा माना जाने लगा कि इमरान खान इस बात से बहुत नाराज हुए। इतना ही नहीं, सुनने में तो ये भी आया कि इमरान को उम्मीद थी कि रणबीर उन्हें कॉल करके इस मामले पर सफाई देंगे, लेकिन रणबीर का ना तो कॉल आया और ना ही सफाई दी, बल्कि जब इससे पहले इमरान की वाइफ अवंतिका ने रणबीर की खिल्ली उड़ाई थी तो इमरान ने कॉल करके मामला सुलझा दिया था। खैर, इमरान को फर्क नहीं पड़ता कि रणबीर उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका अपना स्टारडम है और रणबीर का अपना। I hope that I can run even faster. I hope that I can run even faster. गोविंदा चाहते थे कि उनकी बेटी नर्मदा को लॉन्च करें सलमान खान, मगर ये हो ना सका। और अब गोविंदा की बेटी का कहना है कि मेरे पापा ने तो कभी सलमान खान को अप्रोच भी नहीं किया था। नर्मदा ने उन सारी बातों का जूम पर खुलासा किया जो बन गई थी सलमान और गोविंदा के बीच दूरियों का कारण। जी हाँ, खबरें ऐसी थी कि गोविंदा चाहते थे कि उनकी बेटी को भी सलमान खान लॉन्च करें, मगर ऐसा हो ना सका, और इस बात को लेकर सलमान और गोविंदा दोनों पार्टनर्स में कुछ दिनों से चल रही है अनबन। वेल, इस खबर में कितनी सच्चाई है ये बात खुद जूम पर बताने आ गई है नर्मदा। जी नहीं, ये बिल्कुल सच बात नहीं है। इतना ही नहीं, नर्मदा ने तो ये भी बताया कि उन्हें दबंग 2 में कास्ट करने की खबर भी सिर्फ एक रूमर है। ना ही ऐसा कुछ है कि मुझे दबंग 2 में लिया जा रहा था। इट इज ऑल फॉल्स रूमर। अब वाकई गोविंदा ने कभी सलमान को अप्रोच ही नहीं किया या फिर नर्मदा के लिए अंगूर खट्टे हैं वाली बात है। वेल, इसके बारे में हम कभी सलमान से पूछकर आपको जरूर बताएंगे, अगर वो मूड में रहे तो। अब तक तो अक्षय की लकी चार्म थी कटरीना कैफ, लेकिन अब है कोई और। कोई है जो जूम के बूम के सामने अपने आप को बता रहा है अक्षय का लकी चार्म। अक्षय कुमार का लकी चार्म बदल गया है। कुछ दिनों पहले तक तो सिर्फ यही बिलीव था कि अक्षय का लक कटरीना कैफ चमकाती हैं, मगर अब कटरीना की बजाय कोई और है। जो कह रहा है कि वो अक्षय का लकी चार्म है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकमिंग मीका पाजी। अक्षय पाजी इज ए वेरी नाइस गाय एंड बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं एंड सुपरस्टार हैं। मैं उनके लिए हमेशा लकी रहता हूँ। इतना ही नहीं, मीका तो इस बात का भी क्रेडिट लेना चाहते हैं कि जिस भी फिल्म में होता है उनका गाना वो हो जाती है हिट, और इसे प्रूव करने के लिए उनके पास बकायदा एक लंबी लिस्ट है। शुरू हो जाइए पाजी। तन्नू बैट्समैन वन्नू में मैंने गाना गाया, फिल्म हिट हो गई। मौजा ही मौजा, जब भी मैट सुपर हिट, गणपत सुपर हिट, सिंग इज किंग सुपर हिट। तो मेरी आवाज़ के साथ साथ फिल्म भी हिट हो जाती तो मुझे अच्छा लगता है। वेल मीका, आप गाते हैं तो फिल्म हिट हो जाती है, ऐसी धारणा रखना अच्छी बात है, पर आपको नहीं लगता कि अक्षय कुमार के लिए आप लकी चार्म हैं, ये स्टेज पर आपको नहीं कहना चाहिए? गुलबत्ती कमरे की हो जाए दो प्यार लो। आफ्टर ऑल, आगे की फिल्म का रिजल्ट क्या हो रहा है ये तो आप जानते ही हैं। काश आप उनकी 30 मार खां, एक्शन रिप्ले और पटियाला हाउस में भी गा देते, शायद आपके गाने से ये भी चल जाती। ये ऑडियंस का प्यार है कि जो मुझे बर्दाश्त करते हैं। गरम मसाला के बाद अक्षय और जॉन देसी बॉयज बनकर आ रहे हैं, लेकिन इनकी फिल्म के पोस्टर्स तो बिल्कुल गरम मसाला जैसे ही लग रहे हैं। सबसे पहले आप एक नजर डालिए देसी बॉयज के पोस्टर्स पर।
और अब एक नजर डालिए गरम मसाला के पोस्टर्स पर। कुछ समझ में आया? अगर नहीं तो अब इन दोनों तस्वीरों को एक साथ देखिए। यस, यू गॉट इट राइट। ये दोनों तस्वीरें हैं एक दूसरे से काफी सिमिलर। जी हाँ, साल 2005 में आई प्रियदर्शन की फिल्म गरम मसाला और देसी बॉयज के पोस्टर्स काफी मिलते जुलते हैं। देखिए ना, वही यूथफुल फील, वही स्टारकास्ट और ड्रेसिंग सेंस भी काफी मिलता जुलता है। We wonder कि अगर स्टोरी लाइन भी मिलती जुलती ही रही तो who will go to watch the film in theaters? सोनाक्षी सिन्हा को सलमान ने बॉलीवुड में तो एंट्री दिला दी, लेकिन लगता है कि अभी भी सलमान का मन सोनाक्षी से नहीं भरा। तभी तो वो सोनाक्षी को अपनी क्रिकेट टीम का ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं। लगता है सोनाक्षी के मस्त मस्त दो नैन वाकई सलमान के दिल का चैन ले गए हैं, या फिर ये कहें कि चुलबुल पांडे की रज्जो के लिए दीवानगी अभी खत्म नहीं हुई है। पहले खबर थी कि सिर्फ जेनेलिया को ही चुना गया है सलमान की टीम का ब्रांड एम्बेसडर, मगर अब सोनाक्षी को भी ले आए हैं सलमान टू प्रमोट हिज टीम, और इस बात का कॉन्फर्मेशन दिया है खुद दूसरी ब्रांड एम्बेसडर जेनेलिया डिसूजा ने। Sohail had approached me at Sohail's team and he had approached me from Mumbai Indians. So me and Sonakshi are the brand ambassadors. हमें तो जेनेलिया की इस बात को सुनकर खुशी हुई, लेकिन शायद कटरीना जब इस बात को सुनेंगी तो गल बुन जरूर जाएंगी। क्यों कटरीना, सही कह रहे हैं ना हम? Now I think maybe they have other choices or they've discovered new things and maybe that works better for them. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आमिर का धूम 3 में लुक क्या होगा। बिलीव मी, उस लुक को देखकर आप भी सरप्राइज रह जाएंगे। आमिर खान ने खोला इनकी मच टॉक्ड अबाउट फिल्म धूम 3 में इनके लुक का राज। जी हाँ, मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान का धूम 3 का लुक काफी हद तक इंस्पायर होगा हॉलीवुड एक्टर ब्रैड पिट की फिल्म फाइट क्लब से। जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्रैड पिट का लुक है काफी लीन, कुछ ऐसी ही ट्रेनिंग ले रहे हैं आमिर भी। और आमिर ने ये बात ऑफ कैमरा शेयर की सुम के साथ। वैसे तो आमिर का गजनी में भी लीन लुक था, लेकिन धूम 3 के लिए आमिर इससे भी ज्यादा लीन लुक फॉलो करेंगे। ब्रैड के इस लुक को तो लोगों ने काफी पसंद किया था। नाउ लेट्स सी आमिर जब इस अवतार में आएंगे तो ऑडियंस के दिल को कितना भाएंगे। विवेक की सलमान से दोस्ती हुई कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, विवेक की लगता है अभिषेक से जरूर दोस्ती हो गई है। अब हम ये क्यों कह रहे हैं, देखिए हमारी इस खबर में। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच के बाद जहां हम और आप इंडिया के लास्ट ओवर में मैच हारने से काफी दुखी हो रहे थे, वहीं विवेक ओबरॉय काफी खुश हो रहे थे। इनकी खुशी का भी एक वैलिड रीजन है, क्योंकि मुंबई के एक डेली की माने तो विवेक ओबरॉय और उनकी बेटर हाफ प्रियंका अल्वा को अभिषेक बच्चन ने स्पेशली अपने वीवीआईपी लॉन्च में बुलाया। दरअसल हुआ यूं कि अभिषेक बच्चन बिपाशा बासु अपनी फिल्म की स्टारकास्ट के साथ वीवीआईपी लॉन्च में बैठे हुए थे और उसके नीचे की रो में बैठे थे विवेक ओबरॉय और प्रियंका अल्वा। जैसे ही अभिषेक ने विवेक और प्रियंका को स्क्रीन पर देखा, उन्होंने उन्हें अपने वीवीआईपी लॉन्च पर इनवाइट किया। अभिषेक के स्वीट जेस्चर से विवेक तो अनडाउटेडली बहुत खुश हुए होंगे, लेकिन क्या ऐश्वर्या को ये स्वीट जेस्चर पसंद आएगा? नाउ दैट्स अ $1 million क्वेश्चन। बड़ी खबर, आयशा टाकिया की फैमिली को मिल रही हैं धमकियां। कोई उनकी फैमिली को जान से मार देने की कॉल्स कर रहा है। बॉलीवुड के बड़े स्टार्स को धमकियां मिलना कोई नई बात नहीं है, और इस बार धमकी भरा कॉल आया है आयशा टाकिया और उनकी फैमिली को। जी हाँ, मुंबई के एक डेली की माने तो कोई अनआइडेंटिफाइड पर्सन आयशा टाकिया और उनकी फैमिली को फोन पर जान से मार देने की धमकी तक दे रहा है। जैसे ही ये कॉल्स आए, आयशा टाकिया के हस्बैंड फरहान आजमी ने सबसे पहले तो क्राइम ब्रांच में रिपोर्ट दर्ज कराई और उसके बाद उन्होंने अपनी और आयशा की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया है। पुलिस की माने तो ये कॉल्स किसी गैंगस्टर के भी हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रैंक खेल रहा हो। पुलिस ने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। अब इन कॉल्स की क्या सच्चाई आती है, इसकी अपडेट्स हम आपको प्लैनेट बॉलीवुड में देते रहेंगे।
देते हैं लैक्मे फैशन वीक के 4th डे की सारी अपडेट्स। लैक्मे इंडिया फैशन वीक का डे 4 रहा थोड़ा ठंडा। यहाँ बॉलीवुड सेलेब्स के नाम पर दिखे हमें सिर्फ दिया मिर्जा और जायद खान वॉकिंग द रैंप फॉर रॉकी-एस्क। और ये दोनों बने उनके शो स्टॉपर भी, जहां दिया दिखी वेयरिंग अ सिंपल ऑफ व्हाइट गाउन with some heavy accessories around her neck. उधर जायद दिखे donning a formal look. He looked quite good in his suited avatar, but लगता है जायद को है रॉकी से थोड़ी शिकायत, क्योंकि रॉकी ने चलवा दिया जायद को शो के बीच में ही, ना कि by the end of the show when everyone hogs the limelight. Quite frankly, this didn't feel like a showstopper because he just put us in between everybody, and I have a bone to pick with him later because he said, "You're the showstopper. Usually the showstopper is the last guy, right?" या तो जायद की वहाँ कोई फैन फॉलोइंग नहीं थी, या तो फिर सब ने उन्हें कोई नॉर्मल मॉडल ही समझ लिया, और लगता है इस बात का मलाल रह गया जायद के दिल में। कोई संजय दत्त के नाम से कर रहा है फ्रॉड, कोई है जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर संजय दत्त के नाम से लोगों को दे रहा है एक्टिंग का ऑफर। संजय दत्त के नाम पर हो रहा है फ्रॉड। संजय दत्त के नाम पर लोगों को किया जा रहा है एक्सप्लॉइट। जी हाँ, एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर संजय दत्त के प्रोडक्शन हाउस के नाम पर लोगों को ऑफर किया जा रहा था उनके प्रोडक्शन हाउस में काम करने का मौका। लेकिन संजय दत्त की वाइफ मान्यता ने सामने आकर लोगों को इत्तला किया और वार्न भी किया कि संजय दत्त और उनके प्रोडक्शन हाउस का इस ऑफर से कोई लेना देना नहीं है। मान्यता ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिखा है, We are not auditioning for any of our projects via social networking sites. Please do not fall prey to such imposters. Well, ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी स्टार के नाम का सोशल नेटवर्किंग साइट पर मिसयूज हो रहा है। इससे पहले भी बॉलीवुड के कई स्टार्स इस तरह की कंप्लेंट कर चुके हैं। We wonder what cybercrime branch is doing for all these issues.